सुभद्रापुरम नाम के गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। उनकी माँ उमा देवी बहुत दिनों से किसी बीमार से तड़प रही थी। बहुत पहले उमा देवी और उसका पति बहुत अमीर थे, लेकिन ज्यादा अच्छाई के वजह से उनका घर बर्बाद हो जाता है। उनकी करोड़ों की संपत्ति पिघलकर अमीर रही उमा देवी अभी शादी के उम्र में आई उसके दो बेटियां मेहनत करके पैसे कमाने से ही उनका घर चलने की स्थिति में आ जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई दुखी रहे तो उमा देवी का मन विचलित हो जाता है। एक दिन दोनों बहनें बाहर से आकर उनकी माँ से ऐसे कहने लगे, माँ, ये सब क्या है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं और बहन मेहनत करके लाए पैसों से तुझे दवाइयाँ लाने से तो उन दवाइयों को वापस मेडिकल शॉप वाले को देकर उन पैसों को किसी को दान की? अच्छाई की भी एक सीमा होती है माँ। तू अपने सेहत को बेखातर करके ये दान क्या है माँ? क्या तुम हमारी स्थिति भूल गई? ऐसे माँ पर प्यार से थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं वो दोनों बहनें। तब माँ ऐसे जवाब देने लगी, देखो बेटे, दूसरों की सहायता करने से कितना संतोषजनक रहता है और उससे कितना पुण्य मिलेगा, मैं बताने पर भी तुम समझ नहीं सकते। हमारी करोड़ों की संपत्ति चली गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी उनकी मृत्यु से पहले खुशी से मर गए। इसका कारण क्या है पता है बेटे? उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर जिन लोगों को तुम्हारे पिताजी सहायता किए वो सब लोग उन्हें देखने आए। इतने सारे लोग उनके लिए आंसू बहाए और उस संतुष्टि से वो खुशी से आंखें बंद कर लिए। बेटे, अभी तुम दोनों जो दवाइयाँ लाए हो, शायद मैं उन दवाइयों से 1 महीना और जीऊंगी, लेकिन हमेशा के लिए मैं यही नहीं रहूंगी ना बेटा। मैंने उन पैसों से एक परिवार के भूख को मिटाई। वो लोग मुझे हर दिन याद करते रहेंगे। उसके बाद दोनों बेटियां एक बात भी नहीं कह पाते। शायद इसीलिए वो नेक दिल वालों के संतान होने पर चंद्रिका और हरिता में भी उनके माता पिता के अच्छाई और दया का गुण रहती है। दोनों बहनें ऊपर से दिखाई नहीं देते, पर वो भी उनके माता पिता की तरह ही रहते हैं। ऐसे रहते समय उस गांव में रहे पुराना बंगला से हर समय कोई ना कोई आवाज आती रहती है। वो आवाज सुन के सब गाँव वाले उसे भूत बंगला कहने लगे। कुछ लोग उस बंगले में जाकर रात बिताकर आने से 5 लाख रुपए देने का घोषणा भी करते हैं। तब दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता उस बंगले में जाने का निर्णय करते हैं। बंगले में जाने के बाद एक अंधेरे कमरे से बहुत आवाजें आने लगे। फिर भी दोनों बहनें हिम्मत करके उस कमरे में जाने के बाद अंधेरा रहे वो कमरा एकदम से रोशनी से भर जाता है। वहाँ एक कोने में एक शीशे के जार में बंधे रहे एक महाराज रहता है। लगता है तुम दोनों बहुत पवित्र मानव हो, क्योंकि जो भी इस कमरे में आते हैं, अगर वो पवित्र मानव नहीं है तो इस कमरे में रोशनी नहीं आती। ऐसे कहता है। तब चंद्रिका जार में रहे महाराज से, कौन हो आप? क्यों ऐसे जार में हो? कहीं आप शैतान तो नहीं हो ना? मैं कोई शैतान वैतान नहीं हूँ। मैं एक ऋषि के शाप से इस जार में बंधी हो गया। अगर कोई पवित्र मानव इस जार के ढक्कन को खोलने से मैं बाहर आ जाऊंगा। ऐसे कहने पर दोनों बहनें मिलकर एक जार पकड़ने से एक ढक्कन खोलते हैं। उससे बंधी रहे महाराज बाहर आकर ऐसे कहने लगा, धन्यवाद बहन। मैं कई हजारों साल से पहले इस भूभाग को शासन किए महाराज हूँ। उस समय मैं अत्यंत स्वार्थी था। मुझे दौलत की प्यास रहने पर पास रहे बहुत सारे साम्राज्यों को मेरे वश में करके उनके खजाने को लूट लिया। मैंने बहुत सारा सोना और कीमती हीरों को हासिल करके मैंने उसे मेरे मनपसंद माया महल में छुपाए रखा। ओह, तो आप ऐसे कैसे हो गए? मैंने कहा ना, मेरे स्वार्थ ने मुझे इस स्थिति पर ला दी। एक गरीब ऋषि आकर एक छोटी सी मदद मुझसे मांगने पर मैंने उसे ठुकरा दिया। उससे वो ऋषि मुझे ये शाप दे दिया और इतने दिनों बाद आप जैसे पवित्र मानवों के हाथ में मेरी मुक्ति हुई। मैं आपके जैसे मानव के लिए बहुत दिनों से राह देख रहा हूँ। ऐसे कह के दोनों बहनें उनके माता पिता के बारे में और उनके दया गुण के बारे में
वो महाराज पूरी जानकारी लेकर ऐसे कहने लगा। मैं तुम्हारे अच्छे गुण को जान लिया। तुम दोनों को मेरे पास रहे माया महल को ले जाऊंगा। उसमें रही संपत्ति मैं तुम्हें दूंगा। उससे तुम दोनों दूसरों की सहायता करके तुम्हारे पुण्य को और बढ़ाओ। उसके कारण परोक्ष रूप से मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। ऐसे कह के दोनों बहनों को उसके साथ माया महल को ले जाता है। वो महल सोने से बनी रहती है। उसमें रही संपत्ति दोनों बहनों को देकर एक मंत्र को दोनों को बताकर ऐसे कहने लगा। अभी मैं इस लोक से परलोक को चला जाऊंगा बहन। तुम दोनों मेरी माया महल की तिजोरी से लिए खजाने को पुण्य के लिए उपयोग करने पर मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। ऐसे कहकर गायब हो जाता है। तब दोनों बहनें उनके खून में रही दया गुण से सबकी सहायता करके उस महाराज के दिए माया महल खजाने को सबको बांटकर जीने लगे। दो बहनें चंद्रिका और हरिता के माता पिता मर जाने पर उन लड़कियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां पड़ जाते हैं। लेकिन वो नौकरियां करने के लिए उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाने पर उन्हें नौकरियां नहीं मिलते। इसीलिए उनके पहचानों के खेतों में कूली का काम पर जाके खेती करके बगीचे में काम करके बगीचे का काम सीखकर पेट भरने लगे वो दोनों बहनें। एक दिन उनके पिता का दोस्त सुंदरम आके ऐसे कहने लगा। बेटे, क्या आपने दादा दादी को तुम्हारे माता पिता के गुजर जाने की खबर दिए हैं? दिए चाचा, मैं ही बोली पर कोई नहीं आए। बहू नहीं तो कम से कम अपने बेटे को आखिरी बार देखने भी वो नहीं आए चाचा। ओहो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दादा से लड़के शादी किए। शायद उसी गुस्से से तेरे दादा और दादी तेरे पिताजी को देखने नहीं आए होंगे बेटा। हमने नहीं सोचा था कि तेरे दादाजी तुम्हारे पिताजी के प्रति इतना गुस्सा बढ़ा लेंगे। जाने दे, वो सब छोड़ के तुम दोनों उनके पास जाकर रहिए। तुम बच्चियां हो ना, तुम्हारा अच्छा बुरा देखने के लिए कोई तो रहना है ना बेटी। वैसे कुछ नहीं है चाचा, उनको इतना गुस्सा रहने से हम भी क्या कर सकते हैं। वो आने से ठीक है, नहीं आने से हमें ज्यादा कुछ नहीं होगा चाचा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे जिद से बैठे रहे उनके दादाजी के बारे में बातें करते हैं। इस तरह दिन बीतने लगे। दोनों बहनें खेती का काम हो या बगीचे का काम, हर एक काम बहुत अच्छे से करने लगे। उस गांव के मुनीम जी के बगीचे का पहरा करने का काम मिलने पर वो जाने के लिए निर्णय करते हैं। वहां जाने के लिए तैयारियां करते समय एक दिन उनके दादाजी आते हैं। अनाथों की तरह जी रहे उसके पोतियों से ऐसे कहने लगा। मुझे माफ करो बेटे, तुम्हारे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। इस वजह से मैं उसके ऊपर गुस्सा बढ़ा लिया। आखिर में उसकी मृत्यु की खबर मिलने के बाद भी वही गुस्से से रहा। पर तेरी दादी को तेरी पिता की याद में उसकी तबीयत बार बार बिगड़ने लगी। अभी मुझे पता चला बेटी कि बिना सहारे की जिंदगी कैसे रहेगी। इसीलिए मैं तुम दोनों को हमारे घर ले जाने आया हूँ। चलो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी। मेरे करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस तुम्हारे पिता को होना था, पर ऐसे नहीं हुआ। अब तुम दोनों ही मेरे वारिस हो। ऐसे बहुत प्यार से उसके पोतियों को वहाँ से ले जाकर उसका गांव चला जाता है। वहाँ जाने के बाद दादाजी और दादी के प्यार से वो दोनों बहनों को समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन चंद्रिका दादाजी से ऐसे कहने लगी। दादाजी, मैं और बहन बगीचे का काम बहुत अच्छे से करते हैं। आगे से हमारे आम के बगीचे को हम देखभाल करेंगे दादाजी। वैसे भी वो काम वाला ठीक से काम नहीं कर रहा ना, हमने देखा है। तब दादाजी ऐसे कहने लगे। तुम्हारी मर्जी बेटे, ये सब तुम्हारी है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, पर हमें इस साल उस नायडू को हमारी फसल देना है, याद रखो। तब छोटी पोती हरिता उसके दादाजी को पप्पी देकर थैंक्स कहती है। तब से शुरू होके दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता उनके आम के बगीचे को वो खुद देखने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि उसमें एक माया आम का पेड़ है। वो दोनों उनका काम मन लगा के करने लगे।
ये सब उस पहरेदार को पसंद नहीं आता, इसीलिए किसी न किसी तरह उन दोनों बहनों के नाम खराब करने के लिए उनकी गैर हाजिरी में आम के बगीचे में रहे पेड़ों को दवाइयाँ डालने लगा। उस वजह से पेड़ों के फल पूरे नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखकर दोनों बहनें ऐसे सोचने लगे, दीदी ये क्या ऐसे हुआ? हम बहुत संभाल के इस बगीचे का देखभाल कर रहे हैं ना, पर ये क्या बिना किसी कारण के ऐसे पूरे फल नीचे गिर गए। इस साल के पूरे आम नायडू साहब को देने का वादा देकर दादाजी एडवांस पे लिए। अभी आम नहीं रहने से दादाजी का नाम खराब हो जाएगा ना दीदी। मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है बहन। दादाजी ने हम पर भरोसा करके इस बगीचे की जिम्मेदारी हमें दी है, पर यहाँ देखने से एक पेड़ को एक भी आम नहीं है। ऐसे उनके दादाजी का नाम उनके वजह से खराब होगा सोचकर वहाँ से घर चले जाते हैं। उस दिन रात को माया आम का पेड़ दोनों बहनों की परेशानियाँ दूर करने के लिए उसके शाखाओं को बहुत सारे आम उगाती है। सुबह उनके दादाजी से उनकी गलती की माफी मांगकर बगीचे को लाकर दिखाने पर पूरे बगीचे में सिर्फ वो माया आम के पेड़ को ही बहुत सारे आम रहते हैं। उन्हें देख के दादाजी ऐसे कहने लगे, ये क्या बेटे, तुम तो बोले एक पेड़ को भी आम नहीं है। वो देखो उस पेड़ को बहुत सारे आम हैं। इस पूरे बगीचे के आम उसी पेड़ को हैं बेटे। हमारी इज्जत बचाने के लिए वो एक काफी है बेटे, बेकार में तुम डर गए। ऐसे कहने पर वो माया आम के पेड़ के बारे में जाने बिना ही दोनों बहनें बहुत सारे आमों को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो माया आम का पेड़ दोनों बहनों से बात करके पूरा विषय बताने पर दोनों बहनों को उस माया आम के पेड़ की सहायता तब समझ में आती है। इस प्रकार दोनों बहनों के माया आम के पेड़ के वजह से उनकी दादाजी की इज्जत बच जाती है।